आखिरी फैसला। तो कहानी शुरू होती है। जुवोन बालकनी की रेलिंग पर झुका था। सामने आसमान धीरे धीरे बैंगनी रंग में घुल रहा था और नीचे शहर की रोशनी एक एक करके जलने लगी थी। सूजी उसके ठीक पीछे खड़ी थी, हाथों में 2 कॉफी मग ली जिनसे भाप उठ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए एक मग जुवोन की तरफ बढ़ाया, मगर उसकी आंखें जैसे किसी और ही दुनिया में डूबी थीं। जुवोन, सूजी ने धीरे से कहा। वो उसकी आवाज पर चौंका, जैसे नींद से जागा हो। मग लिया मगर पिया नहीं। मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, उसने अचानक कहा। वो शब्द हवा में ठहर गए। सूजी हंस पड़ी। फिर मत करना ना, मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब। पर उसकी हंसी में भी एक डर था जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। जुवोन का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें धुंधली थीं, मानो किसी फैसले का बोझ अब और छिपाया नहीं जा सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, है ना? उसने पूछा। बिल्कुल, सूजी ने मुस्कुराकर कहा। तभी तो अब तक तुम्हारे साथ हूं। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम मुझसे नफरत करने लगो तब भी? वो ठिठक गई। ये कैसा सवाल है? सीधा जवाब दो। सूजी अब घबरा चुकी थी। तुम्हें क्या हो गया है? जुवोन ने कॉफी की एक घूंट ली, फिर रेलिंग के बाहर देखने लगा। मैंने एक फैसला लिया है और मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो मत लो वो फैसला, सूजी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अब देर हो चुकी है, वो फुसफुसाया। उसने सूजी की आंखों में देखा और उसकी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अलविदा कह रहा हो, बिना कहे। मैं कल किसी और से मिलने जा रहा हूं, शादी के लिए, उसने धीरे से कहा। शब्द गिरते गए जैसे पतझड़ के पत्ते और सूजी का चेहरा स्याह होता गया। ये मजाक है? काश होता। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर आवाज बेजान हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार, उनका कहना है कि। पर हमारा क्या? जुवोन चुप। मैं तुम्हारे साथ 7 साल से हूं, जुवोन, 7 साल। मैं जानता हूं, उसने कहा, जैसे वो जानना काफी हो। और एक दिन अचानक तुम कहते हो कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो। ये मेरा फैसला है, सूजी, मुझे माफ करना। वो वापस मुड़ा और चलने लगा। रुको, वो नहीं रुका। जुवोन, मैं पूछ रही हूं, क्या मैं कभी तुम्हारे लिए मायने रखती थी? वो दरवाजे तक पहुंच चुका था, सबसे ज्यादा। फिर वो चला गया। सूजी वहीं खड़ी रही, हाथ में कॉफी का ठंडा मग, आंखों से सूनी सड़क को देखते हुए। उसके कानों में अब भी वो शब्द गूंज रहे थे, मैं एक बड़ी गलती करने जा रहा हूं। उसने आसमान की ओर देखा। बादल घिरने लगे थे। वो नहीं जानती थी कि उसका आज का आंसू जुवोन के आने वाले पछतावे की पहली बूंद था। सूजी उसी बालकनी में खड़ी थी जहां पिछली रात उसका पूरा भविष्य एक वाक्य में ढह गया था। सुबह की धूप कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर सिर्फ अंधेरा था। कॉफी का वही मग अब मेज पर पड़ा था, ठंडा, अधूरा और छोड़ दिया गया, जैसे वो खुद। फोन की स्क्रीन बार बार रोशनी फेंक रही थी, संदेश, कॉल, नोटिफिकेशन, लेकिन ना उसमें जुवोन था, ना कोई जवाब। उसने आईने में देखा, सूजी आंखें, बिखरे बाल और एक चेहरा जो अब पहचान से परे था। वो खुद से फुसफुसाई, मैंने क्या गलत किया था? लेकिन जवाब सन्नाटे ने दिया। दिन बीते, फिर हफ्ते। सूजी अब सवाल नहीं करती थी। वो जानती थी कुछ जवाब कभी नहीं मिलते। एक दिन उसके किसी दोस्त ने भेजा एक फोटो। जुवोन किसी अजनबी लड़की के साथ बैठा था, हंसता हुआ। उसकी मुस्कान में कोई कसक नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजनबी सी ठंडक थी। सूजी ने फोन बंद किया। वो अब पूछना नहीं चाहती थी क्यों, क्योंकि क्यों का जवाब भी अब उसे चोट देता था। हर दिन उसका दिल खुद से लड़ता था। जाओ, उसे रोक लो। नहीं, जिसने जाना था वो चला गया। वो अपनी कॉपी लेकर बैठती, कुछ लिखने की कोशिश करती, पर शब्द बार बार रुक जाते। जुवोन का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब दिमाग में घूमते रहते। कहां से शुरू करूं? उसने खुद से पूछा। शायद वहीं से जहां सब खत्म हुआ था। वो उसी जगह गई, हान नदी के किनारे, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा था। पानी की सतह पर धूप चमक रही थी, पर उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। लहरें उठीं, फिर शांत हो गईं। काश मेरा दर्द भी यूं डूब जाए, उसने सोचा। जुवोन दूसरी ओर अपने परिवार के साथ बैठा था, शादी की तैयारियों में उलझा हुआ, लेकिन दिल में कहीं एक सूनापन था जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। मिन हाय, उसकी होने वाली दुल्हन, खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा मन कहीं और है ना? उसने पूछा। जुवोन चौंका, फिर मुस्कुराया। नहीं, सब ठीक है। पर उसका झूठ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रात को जब वो अकेला होता, मोबाइल की गैलरी में सूजी की पुरानी तस्वीरें देखता। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत,
उसकी आंखों में जो भरोसा था अब सब धुंधला हो गया था। मैंने क्या किया? उसने बुदबुदाया, लेकिन फिर भी उसने कॉल नहीं किया, माफी नहीं मांगी। शायद क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि माफी से क्या वापस मिलेगा। सुजी अब भी टूट रही थी, लेकिन उसने खुद को समेटना शुरू कर दिया था। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नोट चिपकाया, जो छोड़ जाते हैं उन्हें वापस बुलाना खुद से बेवफाई है। उसने आखिरी बार जू वॉन की तस्वीर देखी और डिलीट कर दी। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद ली। जू वॉन को सपने में उसकी हंसी सुनाई दी, पर वो अब दूर जा चुकी थी, और शायद हमेशा के लिए। बारिश की धीमी बूंदें खिड़की के शीशों पर थिरक रही थीं, जैसे किसी अधूरे गीत की धुन। सूजी खिड़की के पास बैठी थी, हाथों में किताब और कानों में धीमा जैज संगीत। लेकिन ध्यान कहीं और था। उसके कमरे में अब वही सुस्ती भर गई थी जो दिल के भीतर कई हफ्तों से घर कर चुकी थी। उसने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। वक्त जैसे अपनी चाल भूल चुका था। वो हर सुबह उठती, वही कॉफी बनाती, वही बालकनी में खड़ी होती, पर अब सामने कोई खड़ा नहीं होता। एक दिन ऑफिस से आते वक्त उसकी नजर एक पुराने कैफे पर पड़ी, जहां कभी जू वॉन उसे पहली बार डेट पर लाया था। खिड़की से झांका, अंदर की दीवारें वैसी ही थीं, मेन्यू वैसा ही, पर अब वहां उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वो पलटने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी हंसी ने उसे रोक लिया। जू वॉन। वो मिन हाय के साथ बैठा था, पर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। मुस्कुराहट थी, मगर आंखें वो खाली थीं। सूजी बिना रुके चली गई, लेकिन दिल में कुछ चुभा। रात को उसने अपना पुराना स्केच बुक निकाला। हर पन्ने पर कहीं ना कहीं जू वॉन था, उसकी मुस्कान, उसके शब्द, उनके साझा ख्वाब। उसने एक नया पन्ना खोला और पहली बार बिना आंसू के खुद को स्केच किया, अकेली मगर मजबूत। दूसरी ओर जू वॉन का दिन जैसे किसी स्क्रिप्ट पर चल रहा था। मीटिंग्स, शॉपिंग, शादी की रिहर्सल और झूठी मुस्कुराहटें। हर बार जब मिन हाय उसकी आंखों में देखती, उसे वहां अजनबीपन दिखता। क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? उसका सवाल सीधा था। जू वॉन ने कुछ पल सोचा, फिर झूठ बोला, नहीं। पर उसी रात जब वो अपनी गाड़ी में अकेला बैठा था, उसका हाथ अनायास उस पेंडेंट तक गया जो सूजी ने उसे दिया था। एक छोटा सा क्लाउड शेप का टुकड़ा जिस पर लिखा था, हमेशा साथ। उसने आंखें बंद कर लीं। मन में एक ही सवाल गूंजा, क्या मैंने सही किया? पर जवाब अब भी नहीं था। सूजी ने उस दिन खुद के लिए एक फैसला लिया। वो अब हर दिन एक नया पेंटिंग बनाती थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। हर टूटन एक नई कला की शुरुआत है, उसने लिखा। लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आए, तारीफें मिलीं, और पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ जू वॉन की परछाई नहीं है, बल्कि खुद एक मुकम्मल कहानी है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, उसे एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। क्या तुम अब भी वहीं रहती हो? उसने नंबर देखा, दिल धड़क उठा, जू वॉन। लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। वो बालकनी में खड़ी थी, वही पुरानी जगह, लेकिन अब हवा में दर्द नहीं, सुकून था। उसने फोन बंद किया और आसमान की ओर देखा। बादल छंट चुके थे। कहीं दूर से एक गीत बज रहा था, कुछ अलविदा हमेशा जरूरी होते हैं ताकि हम खुद से फिर मिल सकें। सियोल की सड़कों पर सर्दी उतर चुकी थी। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे शहर भी किसी अधूरी कहानी को जी रहा हो। जू वॉन टैक्सी से उतरा और गेट के बाहर खड़ा रहा। सामने वही बिल्डिंग थी, चौथी मंजिल, बाईं ओर की बालकनी, जहां कभी सूजी उसकी कॉफी का इंतजार करती थी और वो मुस्कुराते हुए कहता था, आज मौसम तुम्हारी आंखों जैसा है। वो दरवाजे तक गया, घंटी बजाने को हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। क्या वो हकदार था अब इस दरवाजे के उस पार की शांति का? उसने फोन निकाला और कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। वो आखिरी मैसेज अब भी वही था, क्या तुम अब भी वहीं रहती हो? कोई जवाब नहीं आया था। उसे पता था सूजी अब पहले जैसी नहीं रही होगी। लोग वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन कुछ बदलाव दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभते रहते हैं। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, कोई हलचल नहीं। फिर एक आहट हुई, दरवाजा खुला, लेकिन सामने सूजी नहीं, एक दूसरी लड़की थी। आप किससे मिलना चाहते हैं? सूजी, वो अब भी यहां रहती हैं? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, वो 2 महीने पहले यहां से चली गई। कहां? किसी को नहीं पता। जू वॉन के दिल में कुछ बैठ गया। क्या उन्होंने कोई पता छोड़ा? सिर्फ एक लिफाफा जो किसी जू वॉन नाम के आदमी के लिए था। शायद आप ही हैं? लड़की अंदर गई और एक पुराना सा लिफाफा लेकर आई। उस पर सूजी की लिखावट थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। लिफाफा खोला,
अंदर सिर्फ एक छोटा नोट था। अगर किसी दिन तुम्हें सच में पछतावा हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुमने मुझे खोया या मैंने तुम्हें छोड़ा? उसके नीचे सिर्फ एक स्केच था। एक लड़की बालकनी में खड़ी थी, अकेली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जू वॉन की आंखें भर आईं। उसने फोन निकाला और पुराने फोटोज देखने लगा। सूजी की हंसी, उसका साथ, उसका वो बेइंतहा प्यार, सब कुछ जैसे किसी फिल्म के फ्रेम में घूमने लगा। उसी शाम मिन हाय ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं बदल सकती और अब बदलना भी नहीं चाहती, उसने कहा। कभी खुद को माफ कर पाओ तो लौट आना, पर तब तक मुझे मत ढूंढना। जू वॉन चुपचाप खड़ा रहा। शादी टूट चुकी थी, पर उसे दुख नहीं था। उस रात वो पहली बार खुद से नहीं भागा। उसने अपनी डायरी निकाली और पहला वाक्य लिखा, मैंने जिस प्यार को बोझ समझा वही दरअसल मेरी रूह थी। दूसरी ओर सूजी अब बुसान के एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। हर दीवार पर उसकी बनाई पेंटिंग्स थीं, भावनाओं से भरी, रंगों से लिपटी कहानियां। एक पेंटिंग के नीचे लिखा था, जो चले गए उन्होंने मेरी कलम को जीवन दिया। उसने कभी पलटकर नहीं देखा, क्योंकि अब उसे किसी की तलाश नहीं थी। कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे मुकम्मल होती हैं। बुसान की शामें हमेशा कुछ कहानियां लेकर आती हैं। समंदर की लहरों में बसी उदासी, दूर जाती बोट्स की खामोशी और आसमान में डूबते सूरज की लालिमा में छिपा एक अधूरा वादा। सूजी अब इन्हीं शामों में खुद को ढूंढ रही थी। आर्ट गैलरी की बड़ी सी खिड़की के पास बैठी वह पेंटिंग बना रही थी। ब्रश उसके हाथ में था, पर रंग उसकी आत्मा से बह रहे थे। कैनवास पर एक लड़की थी, अकेली, खड़ी हुई किसी स्टेशन पर, और उसके पीछे छूटती ट्रेन की परछाई। हर स्ट्रोक में एक सच्चाई थी। बिछड़ना कभी अचानक नहीं होता, वो तो बहुत धीरे धीरे दिल से फिसलता है। गैलरी में एक बुजुर्ग औरत आई। उसकी आंखें पेंटिंग पर ठहर गईं। ये किसकी कहानी है? सूजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो चले गए लेकिन पूरी तरह नहीं गए। क्या वो जानता है कि उसने क्या खोया? शायद नहीं, और अब जानने का कोई मतलब भी नहीं। बुजुर्ग औरत सिर हिलाकर चली गई, लेकिन सूजी की आंखें फिर उस पेंटिंग में खो गईं। उधर जू वॉन सियोल से बुसान पहुंचा था, बिना किसी योजना, बिना किसी निश्चित पते के। बस एक कसक थी जो उसे यहां तक खींच लाई थी। उसने कई आर्ट गैलरीज में पूछा, क्या यहां सूजी नाम की आर्टिस्ट काम करती है? कई जगह लोगों ने कंधे उचका दिए। कई ने पूछा, क्यों? पर एक गैलरी के मालिक ने सिर हिलाया। हाँ, वो यहां काम करती है, लेकिन अब बहुत बदल गई है। जू वॉन कुछ कह नहीं पाया। गैलरी तक पहुंचा तो सांसें तेज थीं। दिल जैसे कुछ खोने से डर रहा था, जो पहले ही खो चुका था। वो धीरे धीरे भीतर गया। दीवारों पर लटकती पेंटिंग्स उसकी आंखों से कहानियां बोल रही थीं। दर्द, सुकून, स्वीकार और कहीं ना कहीं एक अघोषित विदाई। फिर उसने देखा, वो सूजी, वो ठीक सामने अपनी नई पेंटिंग को अंतिम टच दे रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखों में सुकून, और चेहरे पर वो सन्नाटा नहीं था जो कभी उसकी वजह से था। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे समय रुक गया हो। वो उसे देख रही थी। उसने देखा, लेकिन मुस्कुराई नहीं। काफी समय हो गया, जू वॉन ने कहा। हाँ, उसने शांति से उत्तर दिया। मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। और तुमने देख लिया? उसकी आवाज में तल्खी नहीं थी, पर दूरी थी। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अब कहने को कुछ बचा नहीं, उसने कहा। जो था वो खत्म हो गया, और जो खत्म हो जाता है वो दोबारा नहीं शुरू होता। जू वॉन ने एक गहरी सांस ली। मुझे हर दिन पछतावा होता है। पछतावा प्यार नहीं होता, जू वॉन। सूजी ने उसकी आंखों में देखा। अगर होता तो तुम कभी जाते नहीं। गैलरी में सन्नाटा था। वो उसकी ओर बढ़ा, पर उसने एक कदम पीछे हटाया। अब मैं तुम्हें अपने रंगों में नहीं ढाल सकती। मेरी दुनिया अब सिर्फ मेरे लिए है। जू वॉन ने सिर झुका लिया। सूजी वापस अपनी पेंटिंग की ओर मुड़ी। कैनवास पर अब सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति। उसने ब्रश नीचे रखा और खिड़की के बाहर देखा। समंदर अब शांत था, और शायद उसका दिल भी। बुसान की सुबह हल्की धुंध में लिपटी हुई थी। समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थीं, मानो रात की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही हों। गैलरी के बाहर एक बड़ी सी दीवार पर नई पेंटिंग लगी थी, एक टूटा हुआ घोंसला और उड़ता हुआ परिंदा। नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जहां दर्द था अब वहीं से उड़ान है। सूजी ने गैलरी के अंदर प्रवेश किया। हल्की गुलाबी स्वेटर में, कंधे पर स्लिंग बैग और आंखों में एक नई चमक। जिंदगी अब उसके लिए कोई सज्जा नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म जैसी लगने लगी थी। उस दिन गैलरी में एक छोटी सी प्रदर्शनी थी। लोकल कलाकार और कुछ पत्रकार आए थे। हर कोई सूजी की नई कला के बारे में बात कर रहा था।
इनकी पेंटिंग्स में सन्नाटा बोलता है, एक क्रिटिक बोला। और जवाब भी खुद देता है, दूसरे ने जोड़ा। वो सब सुन रही थी, लेकिन दिल कहीं और था। नहीं, जुवोन में नहीं, खुद में। उसी वक्त गैलरी के कोने में खड़ा एक युवक चुपचाप उसकी हर पेंटिंग को देख रहा था। वो जुवोन नहीं था, उसका नाम था सेओ ह्यूंग, एक स्वतंत्र पत्रकार जो भावनाओं पर लिखी कहानियों की तलाश में था। सेओ ह्यूंग एक पेंटिंग के सामने रुक गया। एक लड़की जिसकी पीठ कैमरे की ओर थी और सामने एक खुला समंदर। उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, कभी कभी पीठ मोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। वो देर तक उस पेंटिंग को देखता रहा, जैसे उसमें कुछ खुद का भी ढूंढ रहा हो। प्रदर्शनी के बाद वो धीरे धीरे सुजी के पास आया। आपकी पेंटिंग्स ने आज मुझे खुद से मिलवाया। उसकी आवाज धीमी थी पर सच्ची। सुजी चौंकी नहीं। अब उसकी जिंदगी में लोग आते थे, लेकिन वो खुद को किसी पर थोपती नहीं थी। शायद इसीलिए मैं बनाती हूं, उसने कहा, ताकि लोग खुद को ढूंढ सकें। सेओ ह्यूंग ने हाथ बढ़ाया। सेओ ह्यूंग, सुजी, उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। उन दोनों की बातों में कोई अजीब झिझक नहीं थी, कोई अतीत का बोझ नहीं, कोई भविष्य का दबाव नहीं, बस एक हल्की सी सहजता। उस शाम पहली बार बहुत दिनों बाद सुजी किसी के साथ कॉफी पी रही थी। वही कॉफी शॉप जहां कभी जुवोन के साथ आई थी, लेकिन आज वहां कोई भूत नहीं था। सेओ ह्यूंग ने पूछा, क्या ये सब आपके साथ सच में हुआ? हुआ था, उसने कहा, पर अब सिर्फ कहानी है। और क्या उस कहानी का अंत हो चुका है? नहीं, उसने कप की भांप में देखते हुए कहा, अंत तब होता है जब दर्द रुक जाए, और मैं अब हर दर्द को कला बना चुकी हूं। कॉफी की भांप जैसे उस पल को और गर्म कर रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, और उसी बारिश में दूर किसी सड़क के कोने पर जुवोन अकेला बैठा था। हाथ में वही नोट था जो सुजी ने उसे छोड़ते वक्त दिया था। क्या तुमने मुझे खोया या मैंने तुम्हें छोड़ा? उसने पहली बार खुद से सच बोला। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। उसका सिर झुक गया। उधर सुजी ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराईं, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब वो भीगने से नहीं डरती थी। वो अब उड़ चुकी थी। बुसान की गलियों में आज हलचल कुछ अलग थी। पतझड़ की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट में भी एक किस्म की सुकून भरी उदासी थी। समुद्र किनारे की हवा में अब नमी से ज्यादा ठंडक थी, जैसे मौसम भी दिल के पुराने जख्मों को थामे बैठा हो। सुजी अब अपनी नई दुनिया में स्थिर हो चुकी थी। उसके आर्ट वर्क को अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिल रही थी। कुछ पेंटिंग्स पेरिस की प्रदर्शनी के लिए चुनी गई थीं, और वहीं सेओ ह्यूंग उसके साथ अब नियमित मिलने जुलने लगा था, कभी विचारों के आदान प्रदान के लिए, तो कभी सिर्फ एक चाय के कप के लिए। लेकिन सुजी के दिल में अभी भी एक कोना खाली था, न जुवोन के लिए न किसी और के लिए, बल्कि उस विश्वास के लिए जो एक बार टूट जाने के बाद दोबारा पूरी तरह जुड़ता नहीं। उस दिन गैलरी में एक स्पेशल आयोजन था, बिछड़े लम्हे नामक एक थीम पर आधारित। हर आर्टिस्ट को एक कहानी से प्रेरित होकर एक चित्र बनाना था। सुजी ने जो पेंटिंग बनाई वो सबसे अलग थी। एक लड़की जो दो रास्तों पर खड़ी थी। एक रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन उसकी ओर वो देख रही थी, और दूसरा उजाले से जगमगाता हुआ, पर उसकी पीठ उस ओर थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, हर बार उजाला ही सही नहीं होता। लोग हैरान थे। एक आलोचक ने पूछा, आप हमेशा उम्मीद की बात करती थीं, अब अंधेरे को क्यों चुना? सुजी ने जवाब दिया, कभी कभी सच्चाई अंधेरे में होती है। रोशनी तो बस दिखाने का काम करती है, समझाने का नहीं। भीड़ में सेओ ह्यूंग भी खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो जानता था ये पेंटिंग किसी पुराने अध्याय की बेताल धड़कन थी। उसी शाम जुवोन एक पुरानी किताब की दुकान में पहुंचा, जहां वो और सुजी कभी आते थे। वो उसी मेज पर बैठा जहां उन्होंने पहली बार साथ में किताबें पढ़ी थीं। मेज अब भी वैसी ही थी, लकड़ी की, थोड़ी उधड़ी हुई, किनारे पर एक दिल का निशान खुदा हुआ था। जुवोन ने जेब से एक पुराना रिंग निकाला, वही रिंग जो वो मिन हाय को देने वाला था, लेकिन अब उसे भी छोड़ दिया गया था। वो खुद से फुसफुसाया, कभी कभी हम दो बार हारते हैं, एक बार तब जब गलत चुनते हैं, और एक बार तब जब सही खो देते हैं। दूसरे कोने पर सेओ ह्यूंग और सुजी एक कैफे में बैठे थे। सेओ ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे अतीत की परछाई बनकर ही रह जाऊंगा? सुजी ने लंबी सांस ली, फिर कहा, अगर तुम मेरी परछाई बनना चाहते हो तो मेरा उजाला भी बनना होगा। मैं अब सिर्फ किसी की अधूरी कहानी नहीं बन सकती। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, मुझे समय दो।
ताकि मैं खुद को इस बार सही जगह पर महसूस कर सकूं। उस रात सूजी ने एक नई पेंटिंग शुरू की, एक टूटी हुई नाव जो समंदर के किनारे उलटी पड़ी थी और एक छोटी सी लड़की जो उसे धूप में सुखा रही थी। उसने नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, जो टूटा है उसे जला नहीं देते, कभी कभी उसे फिर से तैरना सिखाया जाता है। और उस पेंटिंग में जो उम्मीद थी वो इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद सूजी के लिए थी। बुसान की रातें इन दिनों कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगी थीं। सड़कों की लाइटें जैसे धीमे धीमे जल रही थीं और समंदर किनारे बैठा कोई अजनबी लहरों की आवाज में खुद की कहानी ढूंढ रहा था। सूजी की जिंदगी अब रंगों और शब्दों से निकलकर रिश्तों की एक नई परत में दाखिल हो रही थी। गैलरी की दीवारों पर अब सिर्फ दर्द की परछाइयां नहीं थीं, बल्कि उम्मीदों की झलक भी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी एक आवाज थी जो अब नहीं चीखती थी पर थमती भी नहीं थी। उस दिन सुबह सुबह गैलरी के बाहर एक पार्सल रखा मिला, बिना नाम का, बिना किसी नोट के। सूजी ने चौंक कर उसे उठाया। खोलने पर एक स्केचबुक निकली, पुरानी, पीली पड़ चुकी, किनारे मुड़े हुए। अंदर हर पन्ने पर पुराने लम्हों की झलक थी। एक लड़की समुद्र के पास मुस्कुराती हुई, एक लड़का जो उसका हाथ पकड़ने को झुक रहा है, एक कॉफी कप पर बना चेहरा और अंत में एक टूटा हुआ दिल। यह स्केचबुक जुवोन की थी। वो बातें जो उसने कभी कह नहीं पाई, वो पेंसिल ने कह दी थी। सूजी देर तक उस स्केचबुक को देखती रही। उसकी उंगलियां पन्नों पर रुक रुक कर चलती थीं, मानो हर रेखा से एक पुराना पल टपक रहा हो। उसी शाम सेओ ह्यूंग उसके पास आया। उसके हाथ में एक इनविटेशन था, एक डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर का, जिसमें कोरियन आर्टिस्ट्स की कहानियां दिखाई जा रही थीं। तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो सूजी, उसने कहा। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी। कभी कभी कहानी में वापस जाना खुद को फिर से तोड़ने जैसा होता है। सेओ ने उसकी आंखों में देखा। वहां झील सी शांति थी, लेकिन गहराई में आज भी एक तूफान था। लेकिन अब तुम्हारे पास खुद को जोड़ने की ताकत भी है। डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर में पूरा हॉल भरा हुआ था। सूजी के हिस्से में जब उसका सेगमेंट आया तो पर्दे पर उसकी आवाज गूंजी, मैंने किसी को खोया नहीं था, मैंने खुद को पाया था। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसी हॉल के पिछले कोने में बैठा जू वॉन कुछ और सुन रहा था। अपनी खामोशियों की गूंज, अपने फैसलों की चोट और उन लम्हों की झनकार जो लौटकर कभी नहीं आए। प्रीमियर के बाद सूजी अकेली बालकनी में खड़ी थी। रात का आसमान खुला था, लेकिन उसके भीतर कुछ भारी था। तभी एक आवाज आई, क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूं? जू वॉन खड़ा था, हाथ में वही स्केचबुक जो वो भेज चुका था। मुझे माफ करना, उसने कहा। मैं जानता हूं माफी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शायद ये कहने से तुम्हारे सवाल कम हो जाए। सूजी ने उसकी तरफ देखा। वो अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी कहानी का आखिरी पाठ शायद यही था। तुमने गलत किया, लेकिन तुम अकेले नहीं थे, उसने कहा। हम दोनों ने उस वक्त खुद को नहीं समझा। फर्क बस इतना है कि मैंने खुद को माफ कर दिया और तुम अब तक खुद को सजा दे रहे हो। जू वॉन की आंखें भर आईं। क्या हम फिर दोस्त बन सकते हैं? सूजी ने धीमी मुस्कान दी। अब मेरी जिंदगी में दोस्ती की जगह है, लेकिन पीछे नहीं जाना चाहती। जू वॉन ने सिर झुका लिया। धन्यवाद, सिर्फ सुनने के लिए। सूजी ने आसमान की ओर देखा। उस रात एक टूटा तारा गिरा था। शायद वो तारा नहीं, एक पुराना रिश्ता था जो अब पूरी तरह बिखर कर मुक्त हो चुका था। बुसान की ठंडी हवाओं में अब पतझड़ के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों से टकराकर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। लेकिन सूजी के दिल में एक अजीब सी ठहराव सी थी, मानो उसके भीतर एक नया सवेरा होने वाला हो। पर पुरानी यादें अभी भी उसकी बाहों में बंदी की तरह जकड़ी हुई थीं। सूजी की कला अब सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में भी पिरोना शुरू किया था। एक छोटी सी डायरी जो उसके टेबल के कोने पर रखी रहती थी, उसकी सोच और जज्बातों की गवाही देती थी। उस दिन उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें शीशे पर धीरे धीरे सरकती हुई नीचे गिर रही थीं और एक एक बूंद जैसे उसके दिल के जख्मों को छू रही हो। वो खिड़की के पास खड़ी रही, अपने अतीत के दर्द और अपने भविष्य के सपनों के बीच एक पुल की तरह। उसकी जिंदगी में अब एक बदलाव आ रहा था, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। जू वॉन के साथ गुजरे लम्हों का दर्द अब उसे कमजोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझदार बना रहा था। सूजी ने अपने मन से कहा, गलत फैसलों का पछतावा मुझे नहीं रोक सकता। मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगी। गैलरी के काम में व्यस्त रहने के बावजूद
वह हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालती। सुबह की सैर, किताबें पढ़ना और सबसे अहम, अपने भीतर की आवाज सुनना। सेओ ह्युंग के साथ भी उसका रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था। बातचीत के बहाने अब सिर्फ कला और पेशे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे अपनी जिंदगियों की उलझनों को भी साझा करने लगे थे। एक शाम वे दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। आसमान नीला था और लहरें सुकून की तरह बह रही थीं। सेओ ने कहा, सुजी, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो दर्द को भी खूबसूरती में बदल देती है। सूजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए कला मेरी सबसे सच्ची दोस्त है। वो दोनों चुपचाप समुद्र की तरफ देखते रहे, जैसे हर लहर उनके दिल की धड़कनों को समझ रही हो। कुछ दिनों बाद सूजी ने एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार वो पेंटिंग थी एक फूल की, जो खामोशी से बारिश में खिल रहा था। उस फूल के आसपास कई कीड़े उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने रंगों से कभी पीछे नहीं हटता। उस पेंटिंग के नीचे उसने लिखा, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हर बार खिलना जरूरी है। सूजी अब जानती थी कि उसके फैसलों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखना ही असली जीत है। और वहीं जू वॉन भी अपनी दुनिया में बदल रहा था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ अपना खुद का दर्द समझना नहीं, बल्कि सामने वाले के जख्मों को भी समझना है। उस दिन जू वॉन ने सूजी को एक मैसेज भेजा, कोई बहाने नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ एक सच, मैं बदल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी खुश रहो। सूजी ने वो मैसेज पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू पुराने दर्द के नहीं, बल्कि नए सवेर के थे। उसने जवाब दिया, धन्यवाद जू वॉन, हम दोनों को अब अलग रास्तों पर चलना है, पर मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करती हूं। यह बातचीत न किसी गिले शिकवे की थी, न किसी नजरिए की। यह थी दो इंसानों की नई शुरुआत, एक दूसरे के लिए जो कभी पूरे न हो सके, पर जो दिलों में सदैव एक गहरी छाप छोड़ गए। सूजी ने अपने दिल को खोल दिया था, और अब वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि कैसे टूटने के बाद भी फिर से मजबूत होकर खड़ा हुआ जा सकता है। और इसी एहसास के साथ वह अपने सपनों की ओर बढ़ती रही, उस सपने की ओर जिसमें दर्द भी था, खुशियां भी थीं, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद की रोशनी भी। बुसान की हवा में अब ग्रीष्म की खुशबू घुलने लगी थी। समुद्र की लहरें तेज और ऊंची होने लगी थीं, जैसे प्रकृति खुद भी नए बदलाव के लिए तैयार हो रही हो। सूजी की जिंदगी में भी इसी तरह एक नई लहर उठ रही थी, एक ऐसा बदलाव जो न सिर्फ उसके दिल को छू रहा था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को भी हिला रहा था। सूजी अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक कहानीकार थी, जो अपनी हर पेंटिंग में उन जज्बातों को बयां करती थी जो शब्दों से परे थे। उसकी कला में अब दर्द के साथ साथ एक उम्मीद की चमक थी, जो हर दर्शक के दिल को छू जाती थी। गैलरी में उसकी नवीनतम प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। हर चित्र में एक कहानी थी, कुछ टूटने की, कुछ जुड़ने की और कुछ आगे बढ़ने की। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई उसकी पेंटिंग्स की गहराई में खो गया था। सूजी ने अपने आप को उस भीड़ के बीच खड़ा पाया, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वह सोच रही थी उस लड़के की जो कभी उसके जीवन का हिस्सा था, जू वॉन। वह सोच रही थी कि कैसे दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने और कैसे वे अब नए सफर पर थे। तभी एक परिचित आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाला। सूजी, तुमने तो कमाल कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो सेओ ह्युंग था। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। तुम्हारी पेंटिंग्स ने मुझे भी बदल दिया है, उसने कहा। सूजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद हम दोनों ही अपनी कहानियों के हीरो हैं। उन दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। वे जानते थे कि जिंदगी में कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि फिर से जुड़ सकें। उस शाम प्रदर्शनी के बाद सूजी और सेओ ह्युंग समुद्र के किनारे टहल रहे थे। लहरें उनके कदमों के निशान मिटा रही थीं, जैसे पुरानी यादों को भी धो देना चाहती हों। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने अतीत को पूरी तरह भूल सकते हैं? सेओ ने पूछा। सूजी ने आंखें बंद करके जवाब दिया, भूलना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अनुभव हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। वे दोनों चुपचाप आगे बढ़े। समुद्र की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी
और आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। सूजी ने अपने दिल में एक शांति महसूस की, एक शांति जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा हो और अपने आप को माफ किया हो। उस रात जब वह घर लौट रही थी, उसने अपने फोन पर जू वॉन का संदेश देखा। धन्यवाद सूजी, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को खोजा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा शुभकामनाएं रखूंगा। सूजी ने उस संदेश को पढ़ते हुए अपनी आंखों में आंसू समेट लिए, पर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। वह जानती थी कि अब उसका सफर खत्म हो चुका था, एक अध्याय के अंत का नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का। सूजी ने अपने स्टूडियो की खिड़की खोलकर गहरी सांस ली। बाहर की हवा में एक मिठास थी, जैसे हर सांस के साथ जिंदगी ने उसे नई ऊर्जा दे दी हो। उसने अपनी नई पेंटिंग के लिए रंग चुने, रंग जो उसकी उम्मीदों, उसके सपनों और उसकी आजादी का प्रतीक थे। और जब पहला ब्रश उसके कैनवास को छूया तो लगा जैसे उसका दिल भी फिर से धड़क उठा हो, एक नई कहानी के लिए, एक नए सफर के लिए। बुसान की रातों में अब सूजी की कहानी गूंज रही थी, एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि गलत फैसलों का पछतावा कितना भी गहरा हो, अगर दिल में सच्चाई और उम्मीद हो तो हर टूटन के बाद फिर से उठना संभव है। यह कहानी थी प्यार की, माफी की और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करने की। और यही था सूजी का नया जीवन, एक ऐसा जीवन जो उसके रंगों की तरह जिंदा, मजबूत और बेहतरीन था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें